नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने ही चैनल विजय धनुष में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर का मैथमेटिक्स। ठीक, तो हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स। ठीक, तो आशा करते हैं आप सभी बीएससी फर्स्ट ईयर में पास हो चुके होंगे और अच्छे मार्क्स से पास हुए होंगे। तो चलिए, जिस प्रकार हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में देखा था कि मैथ्स में कितने पेपर होते हैं, तो यहाँ भी हम लोग देख लेंगे कि कौन कौन से पेपर होते हैं। सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बारे हम उसके आगे फिर अपने मेन टॉपिक पे चलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं मैथमेटिक्स में। यहाँ भी जैसे फर्स्ट ईयर में आपके 3 पेपर थे, तो यहाँ पर भी मैथमेटिक्स के जो सब्जेक्ट है हमारा, यहाँ पर इसको 3 पेपर में डिवाइड किया गया है। तो जो हमारा फर्स्ट पेपर है उसको देखें, तो यहाँ पर जो फर्स्ट पेपर है हमारा है अलजेब्रा। यहाँ पर सेकेंड पेपर जो है वो है हमारा रियल एनालिसिस। और थर्ड पेपर जो हमारा होगा वो है हमारा मैकेनिक्स। क्लियर? हमारा इसमें फर्स्ट पेपर है अलजेब्रा, सेकेंड पेपर हमारा हो गया रियल एनालिसिस और हमारा थर्ड पेपर हो गया मैकेनिक्स। क्लियर? अब यहाँ बात कर लेते हैं कि सारे पेपर्स कितने कितने मार्क्स के डिवाइड होंगे। अगर टोटल मार्क्स की बात करें मैथ सब्जेक्ट में, तो टोटल मार्क्स होता है हमारा 150 मार्क्स का। और वो किस तरीके से डिवाइड है, अलजेब्रा के लिए है हमारा जो है वो 50 मार्क्स का है। अब ये अलजेब्रा हमारा 50 मार्क्स का होगा, और जो हमारा रियल एनालिसिस है ये भी हमारा 50 मार्क्स का ही होगा, और जो हमारा मैकेनिक्स है ये भी 50 मार्क्स का ही होगा। ठीक, तो 50 50 50 मार्क्स में तीनों डिवाइड है। अगर पढ़ने की दृष्टि से बात करें किसमें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, कौन सा पेपर कम पढ़ना पड़ेगा, तो अगर वेटेज की बात करें तो अलजेब्रा और रियल अलजेब्रा सबसे ज़्यादा पढ़ना होगा आपको। रियल एनालिसिस और मैकेनिक्स दोनों इक्वल पढ़ने होंगे, जबकि इसमें क्या करना होगा, इसमें आपको पढ़ना और ज़्यादातर इसमें समझना और याद करना होगा, जबकि इसमें समझना और प्रैक्टिस चाहिए इसमें, क्योंकि इसमें ज़्यादातर सवाल रहेंगे, जबकि इसमें थ्योरम्स रहेंगे और इसमें भी सवाल रहेंगे, अलजेब्रा में भी थ्योरम्स रहेंगे और सवाल रहेंगे। ठीक, और मैकेनिक्स में क्या रहेंगे, केवल डेरिवेशन रहेंगे और बाकी सारे सारे सवाल रहेंगे। तो यहाँ पर ज़्यादा आप लोगों को प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर प्रूविंग रहती है। तो अलजेब्रा की बात करें कम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से, तो आईआईटी जैम की जो तैयारी करना चाहते हैं या जैम की तैयारी करेंगे, उनके लिए अलजेब्रा और रियल एनालिसिस कम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी मैकेनिक्स का कंपटीशन में कोई यूज नहीं है, अगर जेएम आप लोग देते हैं एमएससी के लिए। ठीक, तो जिनको एमएससी देना है तो वो लोग अलजेब्रा पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि इन दोनों के बराबर अलजेब्रा को अकेले पढ़ना होगा आप लोगों को। ठीक, जितना अलजेब्रा है उतने में दोनों आ जाते हैं अगर देखेंगे तो कंटेंट में। ठीक, तो यहाँ पर अलजेब्रा पर ज़्यादा वेटेज दीजिएगा आप लोग। बाकी रियल एनालिसिस पे आप लोगों के लिए अगर एंट्रेंस दे रहे हैं एमएससी का आईआईटी जेएम के लिए, तो वेटेज रखता है। ठीक, बाकी मैकेनिक्स आपका यहाँ पर केवल मार्क्स ग्रेजुएशन में इम्प्रूव करेगा। ठीक, तो चलिए अब अपने मेन टॉपिक चलेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा। ठीक, तो अपना अपना स्टार्ट करेंगे यहाँ से अलजेब्रा। कितनी बातें समझ में आ गई, कौन सा पेपर कितने मार्क्स का होता है। यहाँ पर कोई प्रैक्टिकल नहीं होने वाला है, यहाँ पर थ्योरेटिकल होंगे, सारे एग्जाम थ्योरेटिकल ही होंगे, जो भी होगा आपको लिखना ही होगा। इतनी बातें समझ में आ गई सभी को। चलिए चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज हम अपना फर्स्ट पेपर अलजेब्रा। यहाँ लिखिएगा पेपर फर्स्ट, यहाँ लिख लीजिएगा बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी सेकेंड पेपर हम लोगों का कौन चलने वाला है, पेपर फर्स्ट, ब्रैकेट में लिखिएगा अलजेब्रा। चलिए, तो अलजेब्रा सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक चीजें जान जाएंगे। तो अलजेब्रा में सबसे पहले हेडिंग लगाइए, यूनिट नंबर 1 पढ़ेंगे हम लोग, यूनिट 1। क्योंकि आपका नाम देखेंगे तो उसमें दिया होगा वेक्टर स्पेस करके आएगा, वेक्टर स्पेस। क्लियर? तो यूनिट 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बेसिक पहले देखते हैं डिफिनीशन सारे, उसके बाद हम लोग आगे करेंगे। क्लियर है ना? और ये सारी चीजें हम सभी में बताए हैं। जब रियल एनालिसिस पहला यूनिट स्टार्ट किया है तो वहां भी बताया कि पेपर कौन सा कितने पार्ट में डिवाइड है। फिर मैकेनिक्स भी पहला लेक्चर चला होगा तो उसमें डिस्कस हुआ होगा, लेकिन उसके अंतर्गत कुछ टॉपिक्स भी चले होंगे, क्योंकि ये बताने में ज्यादा समय नहीं लगता है, 2 मिनट लगता है, तो इसलिए हमने बता दिया इसमें भी। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है उसको समझ लेते हैं। फंक्शन के बारे में सभी लोग परिचित होंगे। तो फंक्शन क्या होता है, डिफिनीशन लिखिए, उसके बाद समझाते हैं। तो लिखिए अ रिलेशन f from a to b is called
इज कॉल्ड फंक्शन। फंक्शन इफ कब कहा जाएगा कि हमारा जो एफ जो रिलेशन है वो फंक्शन कब होता है। आप लोग जानते हैं कि फंक्शन क्या होता है, इंटर में पढ़े होंगे और फर्स्ट ईयर में भी पढ़े होंगे कि कोई भी फंक्शन जो होता है वो रिलेशन ही होता है, उस पर कुछ कंडीशन अप्लाई कर दी जाती है तब हमारा क्या हो जाता है, वो रिलेशन फंक्शन बन जाता है। तो वही कंडीशन यहाँ पर लिखनी है। तो फर्स्ट कंडीशन है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कहाँ पर सेट ए में देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू b सच दैट, इस प्रकार से मिले कि x कामा y कहाँ बिलोंग कर जाए f में। दूसरा कंडीशन है, इन दोनों कंडीशन को समझेंगे हम लोग अभी। इफ x रिलेटेड टू y1 एंड x रिलेटेड टू y2 वेयर या देन, तभी क्या कहे देन तभी इंप्लाइज करता है कि x1 क्या हो जाए, सॉरी y1 क्या हो जाए y2 के बराबर हो जाए। ये दो कंडीशन हमको गिवन है, ऐसा हमको दिया हुआ है। फर्स्ट कंडीशन का क्या मतलब है कि सेट ए के फॉर ऑल यानी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग टू बी, यानी कि ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए सेट बी में कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए जिससे कि सेट ए का एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से रिलेशन में हो। समझ में आया सभी को? इसीलिए यहाँ पर गया सच दैट एक्स कामा वाई बिलोंग टू एफ। एफ कहाँ, एक्स कामा वाई कहाँ मिलना चाहिए हमारा फंक्शन में, एफ में। ठीक, और यहाँ पर क्या कर रहा है, इफ एक्स रिलेटेड टू वाई एंड एक्स रिलेटेड टू वाई टू देन वाई वन बराबर वाई टू। कह रहा है कि यदि एक्स हमारा जो है सेट ए का एलिमेंट है जो कि वाई बी के एलिमेंट वाई वन से रिलेशन रख रहा है और एक्स वाई टू से भी रिलेशन रख रहा है, तो वाई वन और वाई टू कुछ अलग नहीं हो सकते, वो दोनों एक ही होंगे। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यदि किसी भी एलिमेंट का दो इमेज बना और दोनों अलग अलग हुए हैं, y1 मान लीजिए है, y2 है, अगर ये दोनों अलग अलग हैं उस केस में तब हमारा ये फंक्शन नहीं रह जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है यदि किसी दो सेट बी के किन्हीं दो एलिमेंट y1 एंड y2 से रिलेशन हमारा रख रहा है तो वो दोनों y1 एंड y2 अलग अलग नहीं होंगे, वो दोनों क्या होंगे, एक होंगे। चलिए अब डायग्राम के माध्यम से समझते हैं तो आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए डायग्राम बनाइए। पहले मान ले रहे हैं हमारा ये सेट है, सेट हमारा ए है, ये हमारा सेट दूसरा मान लीजिए सेट है बी। क्लियर? इसमें कुछ एलिमेंट ले लेते हैं, 1 2, तीसरा एलिमेंट है 3 एंड 4। इधर ले लेते हैं हम लोग ए बी सी डी ई। तो पहले कंडीशन को समझते हैं। पहला कंडीशन कह रहा है कि फॉर ऑल ए एक्स, जितने फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं चाहे वो 10 हो 5 हो 20 हो 25 हो, उन सभी का क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए किसके, सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट से। जरूरी नहीं है कि सभी एलिमेंट से हो, किसी न किसी एलिमेंट से होना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले सभी का रिलेशन करना है। तो मान लीजिए सेट 1 का कर दे रहे हैं, ए से कर दे रहे हैं, और बी का हम दूसरे का कर दे रहे हैं। सबसे पहले सभी का रिलेशन करना है तो मान लीजिए इसको कर दे रहे हैं इससे, 3 का करना है तो हम कर दे रहे हैं इससे, और 4 का करना है तो हम कर दे रहे हैं सी से। तो पहला कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर दिया कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट है ध्यान पूर्वक देखिए, कोई छूट तो नहीं गया है, तो सभी का मैप हुआ है हमारे किससे, सेट बी के एलिमेंट से। इसको हम डिनोट कर देते हैं कि हमारा फंक्शन क्या है, एफ फ्रॉम ए टू बी पढ़ा जाता है, फ्रॉम ए टू बी। क्लियर? पढ़ने का तरीका भी सीखिए। तो हमारे सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन के अनुसार कह रहा है फॉर ऑल ए बिलोंग टू वाई। तो देखिए यहाँ पर सभी एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट, यानी देयर एग्जिस्ट का मतलब क्या है, देयर एग्जिस्ट वाई। इसका मतलब कुछ ना कुछ वाई मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसे वाई मिलने चाहिए जिनका की रिलेशन किससे हो, वाई, एक्स का रिलेशन वाई से हो जाए। तो वाई की जगह पे यहाँ पर क्या है, सेट बी के एलिमेंट, वाई किसका एलिमेंट होता है, बी का एलिमेंट होता है। तो देखिए क्या यहाँ पर मिल रहे हैं वाई, तो यहाँ पर देखिए मिल रहा है ए मिल रहा है, इसके लिए क्या मिल रहा है, सी मिल रहा है, 3 के लिए क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है, 4 के लिए क्या मिल रहा है, सी मिल रहा है। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, कोई ना कोई वाई हमको यहाँ पर मिल रहा है। तो ए बी सी। अगर बात करें F1 की बात करें तो हमें क्या मिल गया, ए। F2 की बात करें तो हमें मिल गया सी। F3 की बात करें तो हमें क्या मिल गया, बी। और FD की बात करें, सॉरी F4 की बात करें तो इसको यहाँ से क्या मिल गया, F4 इक्वल टू सी। क्लियर? अब बहुत लोगों को डाउट हो रहा है अगर 2 भी सी से रिलेशन है, 4 भी रिलेशन से है, तो अभी इसकी चर्चा हम लोग कर देंगे। ठीक, लेकिन जो पहला कंडीशन था हम उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिए। इसी को इस तरीके से लिख सकते हैं आप लोग, 1 कामा ए बिलोंग्स टू एफ। ये दोनों तरीका रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इसको लिख सकते हैं 2 कामा सी। पहला क्या होता है, सेट ए का एलिमेंट होता है, और जो सी होता है वो सेट जो 2 है उसका क्या होता है, इमेज होता है। इसे इमेज कहा जाता है, इसे प्री इमेज कहा जाता है। अभी सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। और इसको लिख सकते हैं हम लोग कैसे, 3 कामा बी। दोनों तरफ से लगा सकते हैं, ऐसा है तो इसे ऐसा लिख सकते हैं, अगर ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं। तो 3 कामा यहाँ क्या लिखेंगे, बी बिलोंग्स टू एफ, यहाँ लिख सकते हैं 4 कामा
सी बिलोंग्स टू एफ। सारी चीजें लिखने का तरीका सीखिए कि कैसे क्या चीजें लिखी जाती है। इसका मतलब होता है दोनों, इफ एंड ओनली, ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा है तो ऐसा, दोनों साइड जा सकते हैं। क्लियर है सभी को? चलिए, अब दूसरा कंडीशन कह रहा है कि यक्स यदि y1 से रिलेटेड रिलेशन में है या x2 y2 से रिलेशन, देन y1 बराबर y2। तो दूसरा कंडीशन कर रहा है कि यहाँ के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका दो इमेज नहीं हो सकता, यानी इधर के जो एलिमेंट हैं इधर के किसी दो एलिमेंट के रिलेशन में नहीं हो सकते। यानी इधर का एलिमेंट जो है, इधर के जो एलिमेंट्स हैं उनका संबंध या रिलेशन इधर के एलिमेंट के किसी दो एलिमेंट, इधर का एक एलिमेंट इधर के किसी दो एलिमेंट से रिलेशन में नहीं रह सकता है। समझ में आया सभी को बातें कि नहीं समझ में आया? जैसे एक लड़के का या किसी भी पुत्र का, अगर कोई पुत्र है उसका एक ही पिता हो सकता है, ठीक, लेकिन एक ही पिता के दो पुत्र हो सकते हैं। तो पिता पुत्र के संबंध से आप लोग समझ सकते हैं। तो इधर वाला समझ लीजिए, इधर क्या हो सकता है, मान लीजिए इन सभी को पुत्र और इधर पिता कह सकते हैं। तो इधर के जो एलिमेंट्स हैं उनके केवल कितने हो सकते, पिता तो एक ही होते हैं सभी के, यानी इधर के जितने भी एलिमेंट सभी का एक ही इमेज होना चाहिए, ऐसे समझ सकते हैं। बाकी पिता का पुत्र कितने हो, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। देखिए यहाँ से रिलेशन हो गया है, 4 भी है इधर से, अगर उल्टा आएंगे तो यहाँ 2 है, 2 एंड 4 किससे है, सी से। तो इधर के एलिमेंट से कितने भी एलिमेंट से रिलेशन में हो सकते हैं, इधर के एलिमेंट इस साइड से, ठीक। तो इसका आ सकता है अपोजिट। लेकिन इधर से जब हम देखेंगे, इधर से फ्रॉम ए टू बी अगर इमेज निकालेंगे इसका, तो एक ही इमेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक आए इमेज दूसरा भी कोई हो जाए बी, जैसे ए भी हो जाए बी भी हो जाए, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। अगर ऐसा होता है तो फंक्शन नहीं कहा जाएगा, वो केवल रिलेशन रह जाएगा, ठीक। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं पिता एंड पुत्र के रिलेशन से, या माता भी पुत्र के रिलेशन से कह सकते हैं कि एक ही पुत्र की दो माताएं नहीं होती, एक ही माताएं होती है, ठीक। तो ऐसे चीजें से समझ सकते हैं। तो फंक्शन आप सभी को समझ में आया फंक्शन क्या होता है। सेट ए का कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, कंडीशन है। बी का छूट सकता है, नहीं छूट सकता है, वो कंडीशन बाद की बात है, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं कहा है। तो इधर का एलिमेंट छूट भी सकता है, देखिए यहाँ पर एलिमेंट दो छूटे भी हुए हैं, इनका कोई भी रिलेशन नहीं है इधर। और जो अब यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए, जो इधर के एलिमेंट होते हैं उसे कहा जाता है प्री इमेज, जबकि इधर का जो एलिमेंट होता है उसे कहा जाता है इमेज। ए किसका इमेज है, 1 का, तो ए कहा जाएगा, ए है इमेज किसका, 1 का। बी है इमेज किसका, 3 का। सी है इमेज 2 एंड 4 का। जबकि 1 है प्री इमेज किसका, ए का। 2 किसका प्री इमेज है, सी का। 3 किसका प्री इमेज है, बी का। 4 किसका प्री इमेज है, सी का, ठीक। तो इसे कहा जाएगा, इसे पढ़ते हैं 1 इज, पहले उसको लिखते हैं ए इज इमेज ऑफ 1, फिर ऐसे पढ़ेंगे बी इज इमेज ऑफ, पढ़ने का तरीका देखिए, ऑफ बी किससे रिलेटेड है, 3। अगर वो अपोजिट पढ़े तो इसको पढ़ते हैं 1 इज प्री इमेज, इमेज ऑफ किसका, ए का, ठीक। तो अगर इस साइड से अगर इधर की बात करेंगे तो इसे प्री इमेज कहा जाएगा 1 को। क्लियर है सबको? तो दर्पण से आप लोग समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई दर्पण बना दे रहे हैं, मिरर बना दे रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर कोई इमेज हम लोग रख रहे हैं 1, और इसका इमेज मान लीजिए यहाँ बना रहे हैं, तो इधर बन रहा है हमारा ए बन रहा है, ठीक। तो ए तो इसका इमेज हो गया, लेकिन इसका प्री इमेज यानी कि पूर्व प्रतिबिंब। तो पूर्व प्रतिबिंब की बात की जाए तो इसको बोला जाता है पूर्व प्रतिबिंब, इसको बोला जाता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब हिंदी में बात करें तो इसे हम लोग बोलते हैं इमेज, और ये होता है हमारा पूर्व प्रतिबिंब, प्रतिबिंब इसे हम लोग कहते हैं प्री इमेज। तो ये दोनों कंडीशन समझ में आया आप सभी को, दोनों बातें क्या कह रही हैं। चलिए, इसको भी बना लीजिएगा, और ये सारी चीजें अगर बनाना चाहें तो इसको बना लीजिएगा। बाकी और एग्जाम्पल देखिए और लिखते चलिएगा एग्जाम्पल, और बताइएगा आप लोग कि कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है। हमें सेट ए लेते हैं, सेट बी लेते हैं, यहाँ पर एक हम रिलेशन डिफाइन करते हैं एफ, यहाँ पर ले लेते हैं 1 3 एंड 5, एंड एक ले लेते हैं 7। इधर ले लेते हैं ए सी एफ जी एंड एच। क्या करते हैं, इसका रिलेशन दिखा देते हैं 1 से, 3 का रिलेशन दिखा देते हैं सी से, 5 का रिलेशन दिखाते हैं सी से, एंड 7 का 3 का रिलेशन दिखा देते हैं एच से, और 7 का रिलेशन जी से दिखा देते हैं। तो क्या ये जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2, तो क्या ये फंक्शन है। तो कंडीशन चेक करिए, सबसे पहले कह रहा है कि ये सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का इमेज जो है होना चाहिए, सभी का रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 भी किसी न किसी से रिलेटेड में, 2 भी और 5 भी और 7 भी। तो ये सारे पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई कर दिया कि फॉर ऑल एलिमेंट, तो सभी एलिमेंट हमारा क्या है रिलेशन में
है किसी न किसी से। अब चलिए दूसरा कंडीशन कह रहा है कि देखिए कि कोई भी किसी भी एलिमेंट का क्या है, दो इमेज तो नहीं है, ठीक। तो दो इमेज चेक करते हैं। चलिए अगर इसका संबंध इधर वाले का संबंध किसी दो एलिमेंट से अगर इधर हो गया तो क्या हो जाएगा, ये फंक्शन नहीं रहेगा। तो वन का देखिए, वन का एक ही इमेज है, वो है ए। थ्री का इमेज देखिए, तो थ्री का इमेज देखेंगे तो सी है, और थ्री ही का इमेज क्या है, एच है। यानी थ्री के कितने इमेज आ गए, दो इमेज आ गए। पहला क्या आ गया, सी, दूसरा क्या आ गया, एच। तो इस कंडीशन की वजह से हमारा क्या है, ये जो हमारा रिलेशन है, ये वाला रिलेशन क्या है, हमारा फंक्शन नहीं है। तो अगर फंक्शन कहा जाए कि ये फंक्शन है कि नहीं है, तो ये फंक्शन बिल्कुल नहीं है, जबकि ये केवल क्या है, रिलेशन है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई सभी को। चलिए, तो आशा करते हैं आप सभी को ये समझ में आ गया हो कौन सा रिलेशन है, कौन सा फंक्शन है। ठीक, ये सारी बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोग फर्स्ट ईयर और इंटर क्लासेज में पढ़ चुके हैं। तो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि किनको पता है, किनको नहीं पता है। बाकी आप लोगों को आगे पढ़ना ही है। चलिए लिखिए यहाँ से नीचे इसके, लेट एफ फ्रॉम ए टू बी, लेट एफ फ्रॉम ए टू बी अ मैप, इसे मैप भी कह सकते हैं, फंक्शन कहिए, मैप कहिए, बात एक ही है। मैप देन ए इज कॉल्ड, ए इज कॉल्ड डोमेन, डोमेन ऑफ अ फंक्शन, डोमेन ऑफ अ फंक्शन, एंड सेट बी इज कॉल्ड, सेट करके लिखिएगा, सेट ए यहाँ पर, देन सेट ए इज कॉल्ड इतना, एंड सेट बी, एंड सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन। क्लियर। तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट है, सभी सभी जो एलिमेंट का कलेक्शन होगा उसे कहा जाएगा डोमेन, जबकि सेट बी के सारे एलिमेंट का जो कलेक्शन होगा उसे कहा जाएगा कोडोमेन, किसका, फंक्शन का। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई सभी को। चलिए लिखिए, इफ एक्स कामा वाई, या ए कामा बी कह लीजिए, इफ ए कामा बी बिलोंग्स टू एफ, कहाँ ए एंड बी कहाँ बिलोंग करे, एफ में, और ए किसका एलिमेंट होगा, सेट ए का, जबकि बी किसका एलिमेंट होगा, सेट बी का, देन देन दिस इंप्लाइज, देन दिस इंप्लाइज, या देन देन दिस कैन बी रिटन एज, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर इस तरीके से कोई चीज लिखा हुआ है तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, एफ ए इक्वल टू बी, जो कि हम पहले बताए थे कि एफ एक्स इक्वल टू को कैसे लिखा जाता है। जस्ट यहाँ पर नीचे जो सारी चीजें बताई थी उसी चीज को यहाँ पर बताया जा रहा है कि ए और बी किसका एलिमेंट होगा, हमारा वाई का। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, वेयर जहाँ ए बिलोंग्स टू कहाँ पर, सेट ए में, एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी में। क्लियर है सभी को, तो यहाँ पर नोट कर लीजिए इसको। ठीक, चलिए और आगे लिखिए इसके, अगर एक्स कामा यहाँ पर यूज कर रहे हैं तो एक्स कामा ही लिख चलिए, वाई तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ एक्स कामा वाई कर लीजिए, एक्स कामा वाई बिलोंग टू एफ, तो यहाँ एफ एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, वाई। इससे आप लोगों को ज्यादा समझ में आए, ए बी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ए बी नहीं कर सकते। एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू बी। सभी को समझ में आया कैसे लिखा गया। चलिए, तो चलिए देखते हैं अब रेंज ऑफ अ फंक्शन, तो यहाँ से लिख लीजिए, रेंज ऑफ अ फंक्शन, रेंज ऑफ अ फंक्शन। तो रेंज ऑफ फंक्शन कैसे डिफाइंड होता है उसको लिखेंगे। तो रेंज ऑफ कलेक्शन कैसे डिफाइंड होता है उसको लिखिए, यहाँ लिखिएगा रेंज ऑफ एफ इक्वल टू एफ एक्स बिलोंग्स टू कहाँ पर, सेट बी में, सच दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। यहाँ पर कहा जा रहा है एक्स के सभी ए के लिए उसका प्रतिबिंब होना चाहिए। क्लियर है। जितने भी सेट ए में क्या है, एलिमेंट्स है, उनके इमेज का जो कलेक्शन होगा वही क्या होगा, रेंज। या तो यहाँ से लिख सकते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल द इमेज ऑफ एलिमेंट्स
यहाँ लिखते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल इमेज, कलेक्शन ऑफ इमेजेज ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, यानी सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का जो इमेज होगा, इमेज का जो कलेक्शन होगा वही क्या होगा हमारा रेंज। जैसे एग्जाम्पल के लिए और इसी को और दूसरे तरीके से लिखा जाता है, वैसे भी लिख लीजिए। तो एफ एक्स को हम किस किस के बराबर लिखते हैं, वाई, तो यहाँ से लिख सकते हैं वाई बिलोंग्स टू बी सच दैट इस तरीके से कि देयर एग्जिस्ट यक्स बिलोंग टू कहाँ पर यक्स में सच दैट क्या हो जाए हमारा एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाए वाई हो जाए। क्लियर? तो यहाँ समझ में आया सभी को। दूसरे तरीका ये है कि हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो दूसरा तरीका लिखने का ये है कि यानी वे सभी वाई सीट बी के जिसके लिए एक यक्स हमें कहाँ मिले, देयर एग्जिस्ट कम से कम एक यक्स कहाँ मिले यक्स में, सच दैट दो भी यक्स मिल जाते हैं, लेकिन देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है कम से कम एक मिले ही, दो मिल जाए तब भी ठीक है, लेकिन कम से कम एक मिले सेट किसमें, यक्स की जगह हम लोग ए यूज कर रहे हैं तो यहाँ ए लिखिएगा। तो यक्स बिलोंग्स टू ए जिसके लिए सच दैट एफ एक्स बराबर क्या हो जाए वाई। तो इसका क्या कहने का मतलब है, अब इन दोनों को समझ दोनों बातें एक ही हैं, तो यहाँ एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। तो एग्जाम्पल ले लीजिए, ऊपर लिखते हैं, कहीं तो आप लोगों को दिखेगा नहीं अभी, इसको मिटा दे डिफिनेशन को ऊपर वाले को। चलिए आराम से समझिए सारे को, कोई चिंता की बात नहीं है, आराम से समझिए टाइम देके। बाकी जिनको लग रहा है स्लो पढ़ा रहे हैं वो लोग स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो इसको एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के रूप में इसका एग्जाम्पल तो बनाइए यहाँ पर एक डायग्राम, सेट ए एंड सेट बी। यहाँ पर कोई एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए 2 4 एंड 6 एंड 8 लेते हैं। यहाँ पर कुछ ले लीजिए एग्जाम्पल, क्या ले लें, मान लीजिए 1 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं एंड 7 ले रहे हैं। तो मान लीजिए 2 का रिलेशन हम कर दे रहे हैं 1 से, 4 का भी रिलेशन कर दे रहे हैं 1 से, 6 का रिलेशन 3 से कर दे रहे हैं और 8 का रिलेशन 7 से कर रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहा है वे सभी एफ एक्स माने एफ एक्स का मतलब क्या है, एफ टू इक्वल टू क्या है हमारा 1, एफ टू इक्वल टू क्या है 1, यानी एफ टू की बात किया जाए तो यानी कि 1 की बात की जा रही है। तो 1 की बात की जा रही है, जब एफ एक्स का मतलब क्या है, ये क्या है, इसको लिखना चाहे तो एफ टू लिखेंगे, इसको लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे एफ थ्री, इसको क्या लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, सॉरी एफ सिक्स लिखेंगे यहाँ पर ना, एफ सिक्स यहाँ पर इक्वल टू एक किसके बराबर है, एफ फोर के। ये दोनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि इसी का इमेज है 1। और 6 के लिए 6 लिखेंगे और 8 के लिए एफ 8 लिखेंगे, 7 के लिए, 5 के लिए तो कोई है ही नहीं, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे एफ 8। क्लियर? यहाँ पर किसी को डाउट नहीं हो रहा है कि ये 2 है ये 4 है, दोनों इक्वल कैसे होंगे, ये एफ 4 है, फंक्शन किसका, 4 पर फंक्शन की वैल्यू, इसका मतलब होता है कि 4.4 के लिए एफ वैल्यू क्या होगी और एफ 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, फंक्शन की वैल्यू क्या है 1, और एफ 4 भी पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 1। ये दोनों 1 है, यानी 1 1 क्या है, दोनों इक्वल है। ठीक, उसके अंदर लिखा गया, ऐसा नहीं है कि 2 इक्वल टू 4 लिखा गया, ऐसा करते ही नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्लियर? तो यहाँ पर जो कहा गया उसको लेंगे, तो सेट बी के वो सभी लीजिए एलिमेंट, इसके लिए हमें क्या मिले, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, तो ए के सभी एलिमेंट के लिए जो हमको एफ मिल रहा है एफ एक्स, उसको लिखेंगे। तो पहले हमें क्या लिखना होगा, हमें एफ टू लिखना होगा, फिर हमें लिखना होगा एफ फोर, फिर हमें लिखना होगा एफ सिक्स एंड एफ एट। यही कह रहा है फॉर ऑल यानी सभी एलिमेंट्स के लिए, तो हम सभी एलिमेंट्स के लिए सभी का कलेक्शन लिख लिए। क्या एफ एक्स क्या था, इमेज था, तो इमेज था, तो एफ टू की वैल्यू क्या है 1 है, एफ फोर की भी वैल्यू क्या है 1 है, एफ सिक्स की वैल्यू क्या है 3 है, एफ एट की वैल्यू क्या है 7 है। तो आप लोग जानते हैं किसी भी सेट में अगर दो एलिमेंट्स हैं वो दोनों इक्वल हैं तो उनको रिपीट करके नहीं लिखा जाता है, तो एक को हम लोग हटा देंगे 3 एंड 7, तो ये क्या हो गया इसका रेंज, तो रेंज ऑफ एफ। क्लियर? तो हमारा रेंज हो गया, ये समझ में आया सभी को। तो ये सभी एलिमेंट ले लिए जो जिनका क्या है हमारा फ्री इमेज है, इधर नहीं था। तो यही पर यहाँ पर कह रहा है कि y बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट कम से कम एक x मिले जो कि सेट a में हो, जिसके लिए सच दैट एफ एक्स बराबर क्या हो जाना चाहिए, y हो जाना चाहिए। यानी एफ एक्स यानी कि x अगर रखे हम इसमें फंक्शन में, तो हमें y मिलना चाहिए, y किसका एलिमेंट है, b का, तो यानी एक इमेज हमें मिलना चाहिए b में, यही कह रहा है। तो हम जैसे 2 रखे हैं तो 2 पे हमें कुछ मिला, देखिए, तो एफ इक्वल टू 2, y मान लीजिए 1 लिए, 1 चूज कर लीजिए, पहले 1 चूज कर लीजिए और चूज कर लिए। यहाँ y कहने का मतलब पहले हमें y चूज करना है सेट b में, तो y चूज करने का मतलब हम 1 चूज कर लिए यहाँ पर b में, और देखिए b के लिए क्या कोई हमें a में कोई ऐसा x मिल रहा है जिसका क्या है, जिसके लिए हमारा एफ एक्स बराबर y है। तो इधर आइए घूम के, तो यहाँ पर देखेंगे 2 मिल रहा है एंड 4 मिल रहा है, तो यहाँ पर दो चीजें मिल रही हैं जिसके लिए हमारा क्या है एफ टू इक्वल टू क्या है 1 है एंड एफ
4 इक्वल टू क्या है 1 है। तो इस केस में है हम 1 को ले सकते हैं इस सेट में। तो इस कंडीशन के अनुसार, दूसरे कंडीशन के अनुसार 1 हमारा हो जाएगा। क्लियर? तो हमें क्या मिल रहा है x एक बोला था मिलने के लिए, लेकिन हमें यहाँ पर 2 मिल गया है, 2 एंड 4। तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर कहा था कम से कम 1 मिलना ही चाहिए, 2 मिल गए तो और अच्छी बात है। अब फिर देखते हैं दूसरे के लिए। मान लीजिए यहाँ पर 3 चूज करते हैं। अब देखिए इसमें उल्टा चल रहा है कि पहले हम इधर चूज किए थे, इसके बाद हम इधर के इमेज का कलेक्शन ले लिए थे। लेकिन कह रहा है कि अब इधर के इमेज को, हम इधर के एलिमेंट को चूज करेंगे और इसके अनुसार कंडीशन चेक करेंगे कि सेट ए में कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो चलिए अब 3 के लिए चेक करते हैं, इधर से भी चेक कर लेते हैं इसके अनुसार। जैसे ये कह रहा है तो 3 चूज कर लिए हम। अब देखिए कि 3 हमने तो चूज कर लिया, तो अब इसके लिए कोई हमें एक ऐसा एलिमेंट सेट ए में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए आइए, तो देखिए हमारा क्या मिल गया 6, यानी हमें मिल गया 6 इसके अनुसार। तो देखिए क्या यफ सच दैट कहा गया है कि यफ एक्स, यानी कि एक्स जो हम चूज करेंगे उसको अगर फंक्शन में रखें तो वो 3 के इक्वल होना चाहिए, वाई जो भी है, जिस वाई की बात कर रहे हैं। तो वाई हमारा यहाँ पर 3 था, तो मिल रहा है कि नहीं। तो देखिए यफ 6 का इमेज क्या है 3 है, तो यानी हम किसको चूज कर सकते हैं, 3 को भी ले सकते हैं। तो 3 आ गया। इसके अनुसार रेंज निकाल रहे हैं, रेंज ऑफ एफ। यहाँ पर मत लिखिए, इसको ऊपर ही चलिए, ठीक है यहीं पर लिख लीजिए, रेंज ऑफ एफ। तो क्या आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया। ठीक, अब अगला कंडीशन चलते हैं, हम 5 के लिए चलते हैं। अब देखिए 5 के लिए अब चूज कीजिए, यहाँ y पहले हम चूज कर रहे हैं तो y इधर ले लिए हैं। अब y के लिए देखिए कि सेट ए में कोई एक ऐसा x मिल रहा है, यानी एक ऐसा एलिमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है जिसके लिए सच दैट एफ एक्स बराबर वाई हो जाए। हमने चूज किया यहाँ पर 5, और 5 के लिए हमें ढूंढना है कि कोई सेट ए में अब कोई एलिमेंट दिख रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए इसका किसी से रिलेशन नहीं है, तो कोई हमें ऐसा एलिमेंट नहीं मिला, यानी यहाँ पर कोई एलिमेंट हमको नहीं मिल रहा है जिसके लिए हम क्या कह सकें कि हमारा जो है एफ ऑफ, जो इधर मिला ही नहीं एलिमेंट, तो हम कह सकें कि 5 है। तो इसके लिए यहाँ पर कोई भी वैल्यू ऐसा पुट नहीं कर सकते जिसके लिए हमारा क्या हो जाए, 5 के इक्वल हो जाए। तो इस कंडीशन में हम 5 को नहीं ले सकते। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 7 पे आते हैं। तो 7 के लिए देखिए, 7 को चूज कर लिए हम, चलिए 7 को ले लिए। अब 7 के लिए हमें देखना होगा कि सेट ए में कोई ऐसा एलिमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो सेट ए के लिए यहाँ पर देखिए 7 है, तो इसके लिए हम लोग देखेंगे तो एक 8 हमें एक एलिमेंट एक्स ऐसा मिल गया जो सेट ए में है, जिसके लिए हमें अगर वैल्यू रखें या फिर 8 की वैल्यू, तो किसके बराबर होगा वो, 7 के बराबर। तो 7 के बराबर हो गया, तो यानी हम किसको चूज कर सकते हैं, 7 को। तो यहाँ पर 7। तो आप देखिए इस कंडीशन के अनुसार आप रेंज निकाले हैं तो क्या आया है, और इस कंडीशन के अनुसार रेंज निकाले हैं तो क्या है, क्या दोनों इक्वल आया है। ठीक, तो आप ये दोनों डिफिनेशन को लिख लीजिए। क्लियर हो गया सभी को, इस एग्जाम्पल से सभी को कि डोमेन कैसे निकलता है, रेंज कैसे निकलता है। चलिए मिटा दें इसको। चलिए, और डोमेन को जानते ही हैं, डोमेन में पूरा का पूरा सेट ही हो जाएगा ये, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सारे सारे एलिमेंट को हमेशा रिलेशन में रहते हैं। तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट है सभी को कह सकते हैं हम लोग रिलेशन, और सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो चाहे रिलेशन में हो चाहे ना हो, वो सारे के सारे को डोमेन में आएंगे। को डोमेन में किसी को दिक्कत, को डोमेन की बात की जाए, इधर जैसे मान लीजिए सेट ए है या बी है, इधर हमने क्या लिया था 2 4 6 एंड 8, इधर क्या लिया था 1 3 5 एंड 7। तो को डोमेन की बात की जाए तो को डोमेन में हमको इसको रिलेशन किया था, इसको ऐसा और इसको ऐसा कर दिए थे ना, हाँ ये छूट गया था। लेकिन को डोमेन की जब बात किया जाता है तो को डोमेन कहता है सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, बी के जितने भी एलिमेंट्स है, यानी ये रिलेशन में हो चाहे ना हो, ऐसा कुछ भी कंडीशन नहीं दिया गया है। सेट बी ही जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, उसका को डोमेन हो जाएगा, यानी 1 3 5 7। अगर बात किया जाए को डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू क्या लिखेंगे, सेट बी, और सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट है 1 3 5 एंड 7। तो यहाँ पर कोई कंडीशन ही नहीं लगा हुआ है कि वो रिलेशन में हो या ना हो। ठीक, ये को डोमेन हो गया हमारा। समझ में आ रही है सभी को डिफिनेशन, सारी चीजें। किसी को कहीं पर दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकिएगा। तो चलिए अब इसके आगे हम लोग देखेंगे, तो अब टाइप्स ऑफ देखेंगे फंक्शन। तो यहाँ पर हेडिंग लगाइएगा टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो यहाँ लिखिए टाइप्स ऑफ फंक्शन, हेडिंग लगा लीजिए, आ रहे हैं एक मिनट में। चलिए, तो सभी लोगों ने लगा लिया टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होता है। तो पहला हेडिंग लगाइए टाइप्स ऑफ फंक्शन, यहाँ पे लिख लीजिए देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन। इसमें फर्स्ट लिखिएगा आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। तो कुछ दिन तक हमारा फंक्शन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो चलेंगे, उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे ग्रुप पे और उसके आगे बाद चर्चा करेंगे। तो ग्रुप जैसे ही स्टार्ट होगा तो आप लोगों के लिए कुछ नया टॉपिक्स दिखने लगेगा। तो अभी फंक्शन पढ़ेंगे,
तो फंक्शन से रिलेटेड जितने भी हैं, क्योंकि अभी ग्रुप जब पढ़ाने लगे तो वहाँ भी यूज होगा फंक्शन वंक्शन के बारे में। तो पहले पता रहेगा कि डोमेन को डोमेन क्या होता है, सारी चीज़ें तो आप लोग अच्छे